Hey everyone, welcome to Social Sutras, Sutras to Simplify Social Thought. So, Indian Express में recently Ashok Gulati and Shyama Jose they wrote an article Viksit Bharat Litmus Test of Viksit Bharat. So, this article is related to poverty. So, इसमें से हम कुछ important points और analysis करेंगे which you can use in your sociology paper 2 and as well as GS papers. So, let us start. सो आर्टिकल स्टार्ट करते हुए अशोक गुलाटी एंड श्यामा जोस मैम ऐसे बोलती हैं कि पीएम मोदी ने बोला है कि हमको विकसित भारत बनाना है बाय 2047. सो नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज करी है. रिपोर्ट का नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अराउंड 248 मिलियन इंडियंस दे हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी इन 9 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट. सो 9 साल के जो मोदी सरकार अभी तक चली है उसमें इतने लोग 248 मिलियन जो लोग हैं इंडियंस हैं वो गरीबी से बाहर आ चुके हैं. ठीक है. अब ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये यूएनडीपी का जो इंडेक्स होता है ना, यूएनडीपी का ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके बेसिस पे ही है, सिमिलर लाइन पे है. सो यूएनडीपी में 10 इंडिकेटर्स यूज होते हैं. 3 डायमेंशन है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हेल्थ में न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्स. 3 डायमेंशंस, 10 इंडिकेटर्स, यूएनडीपी का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है. अब ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, प्लीज रिमेंबर इसमें 2 एक्स्ट्रा डायमेंशंस है. कौन सी? मैटरनल हेल्थ, यानी हेल्थ के अंदर 3 हो गई, यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे 3, और एक बैंक अकाउंट. सो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें यहाँ पे एक और आ जाएगी, राइट. सो 10+2 इसमें 12 इंडिकेटर्स है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स. सो नीति आयोग बोलता है कि जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो एक बेटर मेजर है हम पॉवर्टी एस्टिमेशन में, क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर कर रहे हैं. मल्टी डायमेंशनल, सिर्फ इनकम पॉवर्टी नहीं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड थे उसमें वो इनकम या कंजम्पशन के बेसिस पे ही एस्टिमेट लगाते थे पॉवर्टी का. अब जो राइटर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में लोगों के, वी वेलकम इट बेस्ड ऑन दिस 12 इंडिकेटर. और इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, गवर्नमेंट ने एफर्ट लगाया है. सो वी आर हैप्पी अबाउट इट. सो ऐसे वो बोलते हैं. फिर बट उसके बाद वो बोलते हैं कि हाउस होल्ड इनकम जो है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है इन 12 इंडिकेटर के बेसिस पे, बट हाउस होल्ड इनकम भी इंपॉर्टेंट है. अब वो बताते हैं कि अगर स्कूल में एनरोलमेंट इंक्रीज हो रहा है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब ही है, पुअर क्वालिटी का है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग एनरोलमेंट, राइट. तो पर जैसे ये प्रथम की रिपोर्ट, असर रिपोर्ट जो रिलीज हुई है उसमें ये हाईलाइट हुआ है कि एनरोलमेंट इंक्रीज हो रहा है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इट इज नॉट अप टू द मार्क, असर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज क्रिएटिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयबल यूथ. अब ये जो फ्रेज है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयबल यूथ, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयबल यूथ, आप अपने आंसर में यूज करो, इट विल मेक योर आंसर बेटर. थोड़ा सा जार्गनाइज्ड लगेगा आपका आंसर अगर आप स्पेशली इफ यू आर राइटिंग सोशियोलॉजी आंसर रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम. एंड फिर वो बोलते हैं व्हाट इज द पॉइंट इन हैविंग बैंक अकाउंट. आपने जनधन योजना के अंतर्गत बहुत सारे बैंक अकाउंट खुलवा दिए हैं, बट अगर गरीब लोगों के पास इनकम ही उनकी बहुत कम है या इनकम है ही नहीं, जॉब ही नहीं है और कोई सेविंग ही नहीं है, तो क्या डिपॉजिट करेंगे वो बैंक अकाउंट में? तो क्या मतलब है ऐसे बैंक अकाउंट खुलवाने का? सो आपका जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसने पब्लिक यूटिलिटीज का एक्सेस तो प्रोवाइड कर दिया. जैसे एजुकेशन के लिए आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो भी है, हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत, गैस के लिए आपने उज्ज्वला स्कीम सिलेंडर और गैस चूल्हा दिया है, ठीक है. लेकिन ये आपका सस्टेनेबल नहीं है ना, क्योंकि इससे क्वालिटी और इनकम लेवल तो इंक्रीज नहीं हो रहा है. इनकम लेवल तो इंक्रीज नहीं हो रहा है. हाँ, दिस मॉडल इज गुड दिस, बट इज इट सस्टेनेबल? कि आप कब तक प्रोवाइड कराते रहोगे, कब तक आप गैस चूल्हा सब्सिडाइज प्रोवाइड कराते रहोगे? अगर आप लोगों की इनकम बढ़ा दो, लोगों को जॉब मिल जाए, इनकम बढ़ा दो, तो
सब्सिडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप ही सब्सिडी छोड़ देते हैं। गिव अप कैंपेन स्टार्ट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहल के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी सब्सिडी गिव अप कर दी थी, क्योंकि उनके पास इनकम थी, उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, स्टेबल जॉब थी। तो इनकम लेवल इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। तो वो बोलते हैं कि वी आर नॉट श्योर वेदर द पब्लिकेशन ऑफ इंडेक्स इज कैलकुलेटेड मूव टू रिप्लेस इनकम पॉवर्टी बाय नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हमको नहीं पता है, वी आर नॉट श्योर कि गवर्नमेंट इनकम पॉवर्टी को रिप्लेस ही करना चाहती है, ऑल टुगेदर रिप्लेस करना चाहती है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से। बट वो बोलते हैं वी डू फील देयर इज एन इक्वल नीड टू ट्रैक इनकम पॉवर्टी, रियल वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमको इनकम पॉवर्टी भी ट्रैक करनी है, रियल वेजेस भी ट्रैक करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो क्या है कंट्री में उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट का पाथवे है 2047 तक हमको विकसित भारत बनना है, उसके लिए लोगों की इनकम बढ़ाना एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में वो बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में अभी भी लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल है, 160 मिलियन, दे आर लिविंग अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। और वर्ल्ड बैंक का जो पॉवर्टी लाइन है वो किस पे, $2.15 पर कैपिटा पर डे इनकम। पहले 1.90 यूज करता था वर्ल्ड बैंक, अब $2.15। सो ट्रू राम राज्य तब स्टैब्लिश होगा जब ये सारे गरीब लोग इनकी ये इनकम पॉवर्टी से बाहर आएंगे, एंड दे आर ऑल्सो नॉट पुअर एज डिफाइंड बाई नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सो ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी पुअर नहीं होंगे, और इनकी इनकम लेवल भी सिग्निफिकेंट होगी, स्टेबल होगी, उस इनकम के अकॉर्डिंग भी, ये इनकम पॉवर्टी के अकॉर्डिंग भी पुअर नहीं होंगे, तब ट्रू राम राज जाएगा। अब वो बोलते हैं कौन है ये पुअर और कहाँ काम कर रहे हैं ज्यादातर, तो ज्यादातर रूरल एरियाज में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में या नॉन एग्री सेक्टर में एज अ लेबरर। अब कंपेयर कर रहे हैं राइटर यूपीए 1 और एनडीए 1 और यूपीए 2 और एनडीए 2 का परफॉर्मेंस। तो जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1 के अंदर एग्रीकल्चर वेजेस सिर्फ 0.2% से इंक्रीज हुई थी पर एनम इन 4-5 सालों में, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन हुई थी 0.9% से। लेकिन यूपीए 2 में ग्रोथ हुई थी, एग्रीकल्चर इनकम वेजेस 8.6% और नॉन एग्रीकल्चर रूरल वेजेस 6.9% से इंक्रीज हुई थी, ठीक है, पर एनम। अब ये मोदी सरकार में देखो, पहला जो टर्म था पहले 5 सालों में 3.3% और 3% फार्म और नॉन फार्म, मतलब डिक्रीज हो गया। फिर अगले, अब ये 2019-20 से 2023-24 तक, अब यहाँ पे क्या है ना, जो रियल रूरल वेजेस है वो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों के लिए नेगेटिव थी, दोनों के लिए नेगेटिव। तो ये बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही है। तो ये मे भी इसलिए भी हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से हो सकता है, और उसके साथ उसके बाद जो के शेप रिकवरी की बात कर रहे थे कि कुछ ही सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुआ है, इन सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुआ है, बाकी डिक्लाइन करे हैं, बाकी सेक्टर में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अभी वर्क फोर्स कितना एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में, कितने लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो 69% करते थे 1951 में, फिर ये 54% हुआ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, फिर ये 42% हुआ 2018-19 पीएलएफएस डाटा के अकॉर्डिंग, फिर 46 हुआ, फिर अब ये फिर दोबारा 45.5% हो गया, मतलब 42.5 हो गया था, अब इससे और डिक्रीज होना था, लेकिन ये 45.5 हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि अभी एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं। सो दिस मे बी वन ऑफ द रीजन व्हाई ग्रोथ इन फार्म एंड नॉन फार्म रूरल वेजेस हैज बीन नेगेटिव ड्यूरिंग मोदी सेकेंड पीरियड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जब बात करते हैं हम, तो आईएलओ का डाटा बोलता है कि यूपीए सरकार के 10 सालों में इट इज 8.4%, इट वॉज 8.4%, 8.4% था ये। अब मोदी जी के 10 सालों में 7.9%। तो दोनों सरकारों में ही कोई अच्छा काम नहीं हुआ है अगर अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने की बात की जाए तो। जॉबलेस ग्रोथ हुई है दोनों में, राइट। और पीएलएफएस का डाटा अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से 4.1% हो गया, तो ये डाटा आप कोट कर सकते हो। बट आईएलओ का जो एस्टिमेट है ना वो डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि पीएलएफएस डाटा में ना कुछ ऐसा वर्क है जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं होती है। दैट इज नॉट ए पेड वर्क। देयर आर सम वर्क्स, सम कैटेगरी ऑफ वर्क विच इज नॉट पेड वर्क, बट उसको भी
PLFS का डाटा एम्प्लॉयमेंट कंसिडर कर लेता है। हाँ, पेमेंट नहीं हो रही है, तो इस वजह से ये डिस्क्रिपेंसी है कि ILO का डाटा या CMI का डाटा वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा दिखाता है और PLFS के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अच्छा हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गया है। सो CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके एस्टिमेट्स जो हैं वो ILO की लाइन में हैं और वो हायर अनएम्प्लॉयमेंट दिखाता है कंपेयर टू PLFS। तो ये इस वजह से ये रीज़न है। सो लिटमस टेस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट hinges on real wage rates, and we have seen from the government data itself that in rural areas real wages in fact have had negative growth in the last 5 years. So this needs urgent attention and further research to create more employment intensive growth processes. तो हमको जॉब क्रिएट्स करनी पड़ेगी इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, लोगों को इनकम पॉवर्टी से बाहर निकालने की ज़रूरत है, स्टेबल इनकम प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द आर्टिकल, you can use some points from this article for your means. I hope this helps you. Thank you. All the best.